हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। द टॉपिक इज फ्रॉम योर अकाउंट्स बुक ऑफ 12th क्लास। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये क्या होता है आपका? देखिए, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपकी बैलेंस शीट। तो ये देखिए क्या कहते हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में तो बता देते हैं, ठीक, लेकिन वो आपकी जो स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, जैसे आपकी सॉल्वेंसी के बारे में, आपकी लिक्विडिटी के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब क्या होता है? देखिए, एनालाइज का मतलब होता है एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, उनको की डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग ग्रुप बना देना रिलेटेड आइटम्स के। ठीक है, क्या होता है? ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड आइटम्स। आपके रिलेटेड आइटम्स को क्या कर देते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और फिर कंपेयर करके हम क्या करते हैं, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। मींस इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके कुछ टर्म्स को अपने पर्पस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी, और फिर उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं अपनी कुछ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। जैसे अपनी फर्म की सॉल्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए, उसकी लिक्विडिटी फाइंड आउट करने के लिए उनको क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं और फिर उनको आपस में कंपेयर करते हैं और फिर हम अपने डिफरेंट इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, विच हेल्प द मैनेजर्स, जो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं क्या, टू फॉर टेकिंग स्पेसिफिक डिसीजंस, क्या करने में, उनको डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखिए, पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज सेपरेटिंग फैक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट प्लान्स। आपको क्या करने हैं, आपके डिफरेंट फैक्ट्स होते हैं, जो मीन्स आपकी, मान लीजिए बैलेंस शीट में डिफरेंट टाइप की असेट्स होती हैं, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, फिक्स असेट्स। तो उन सबको क्या कर लोगे आप, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग सेपरेट कर लोगे और अलग अलग उनके ग्रुप बना लोगे। अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मीन्स जो हमें सिचुएशन चाहिए। जैसे हमें मान लीजिए अपनी फर्म की लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है, तो लिक्विडिटी क्या होती है, हमें क्या करना है, अपनी करंट असेट्स को हम एक साइड कर लेंगे और सारी करंट लाइबिलिटीज को एक साइड करके उनके ग्रुप्स बना लेंगे। ठीक, और फिर क्या करते हैं, एंड देन प्रेजेंटिंग दैम इन ए कन्वीनियंट एंड ईजिली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। फिर उनको इस तरीके से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कि वो इजीली क्या हो सके, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ सकती हैं। इजीली उनको देख के हम अपनी फर्म कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा पाते हैं। ठीक है, देखिए फीचर्स पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं फीचर्स, टू प्रेजेंट द complex data contained in the financial statement in a simple and understandable form। इससे देखिए क्या करते हैं, देखिए अब सिंपल आपकी जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक, उसमें तो आपका प्रॉपर ऐसे सिंपल डाटा दे देते हैं, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इधर लाइबिलिटीज, प्रोविजंस, नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसे दे देते हैं। ठीक है, अब एक पर्सन सिंपल, जिसको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, जिसको अकाउंट्स नहीं आता, उसके लिए तो ये डाटा समझना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके एक सिंपल फॉर्म में दिखा देते हैं कि फर्म्स की करंट असेट्स इतनी है, फर्म की करंट लाइबिलिटीज इतनी है। तो आज कंपनी के पास अगर असेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटी से, तो सिंपल कोई भी पर्सन समझ सकता है कि असेट्स अगर ज़्यादा है लाइबिलिटी से, तो वो क्या होती है, एक फर्म की अच्छी पोजीशन है। तो वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा को आपके सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। टू क्लासीफाई द आइटम्स कंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कन्वीनियंट एंड रैशनल
ग्रुप वही बात कह रहा है कि क्या करना है, जो सब सारा आपका आइटम्स है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको कन्वीनियंट और एक रैशनल ग्रुप्स में अलग अलग बांट देते हैं और उनके बीच में क्या करते हैं, वेरियस ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक, ये तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फीचर्स। अब देखिए जो आप एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो दो तरीके से होता है आपका, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। देखिए हॉरिजॉन्टल आपको पता है क्या होता है, जो एक ऐसे लाइन में चलता है, मींस हॉरिजॉन्टल में आपका क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यूड एंड एनालाइज्ड। इसमें आप क्या करते हैं, देखिए आप अपनी ही फर्म की क्या करते हैं, डिफरेंट ईयर्स की, आपने 2012 की, 13 की, 14 की, सबकी क्या की, साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रख ली, मीन्स माने बैलेंस शीट रख ली। तो अब उससे मैं क्या कर पाऊंगी, अपनी डिफरेंट ईयर्स की के असेट्स और लायबिलिटीज को कंपेयर कर पाऊंगी, कौन कौन सी असेट्स मेरी ड्यूरिंग द पीरियड बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो ये होता है आपका क्या, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसमें आपका क्या आता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो हम आगे फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि जब आप एक फर्म के डिफरेंट ईयर्स की स्टेटमेंट को, की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपेयर करते हैं कि उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं या नेगेटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। या फिर इसमें एक और क्या आता है आपका, ट्रेंड एनालिसिस, वो भी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं हर ईयर आफ्टर ईयर दिखा रहे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डायनामिक एनालिसिस भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, अब इसमें देखिए क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए सिंगल ईयर और ए पर्टिकुलर डेट, मीन्स सिंगल ईयर मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पर्टिकुलर डेट मीन्स आपकी बैलेंस शीट, आर रिव्यूड एंड एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ ए प्रॉपर डिवाइस लाइक रेशियोज। इसमें क्या होता है, आपका एक ही साल का क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट का डाटा कंपेयर किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म को टोटल मान लेते हैं और उसी के बेस पर बाकी की सभी परसेंटेज निकालते हैं। मान लीजिए हमने इसमें क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल्स थी उसको 100% ले लिया और उससे कंपेयर करके बाकी देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो सेल के कंपेरेटिव कितने परसेंट है, स्टॉक कितने परसेंटेज है, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने परसेंटेज है ऑफ टोटल सेल्स। ऐसे ही बैलेंस शीट में हम टोटल असेट्स कर लेते हैं 100% और उसी के कंपैरेटिव फिर हम कंपेयर करते हैं क्या, अपनी हमारी फिक्स असेट टोटल असेट्स का कितने परसेंट है, ऐसे ही करंट असेट कितने परसेंट है। अब ये क्योंकि देखो एक ही साल में होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका स्टैटिक एनालिसिस। ठीक, इसमें हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या, कॉमन साइज स्टेटमेंट और डिफरेंट टाइप के रेशियोज आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। आपका फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। अब क्यों कर रहे हैं हम, अपनी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी देखने के लिए। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डायरेक्ट आपको दिखा देते हैं आपको इतने प्रॉफिट हुए हैं, इतने लॉस हुए हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम दूसरे के कंपेरेटिव कितना अर्न कर रहे हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। मीन्स मान लीजिए एक पर्सन ने 1 लाख रुपए लगाकर उस पर 10,000 रुपये कमाए हैं और वही एक पर्सन ने 1,50,000 रुपये लगाकर उस पर 10,000 रुपये अर्न किए हैं। तो इसका मतलब क्या, दोनों की अर्निंग कैपेसिटी तो इक्वल नहीं है। वो सिर्फ 10% कमा रहा है, वो 10% कमा रहा है और वो कितना, नियर अबाउट 5 to 7% अर्न कर रहा है। तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ता है। सॉरी, नेक्स्ट टू मेजर द सोल्वेंसी। सोल्वेंसी पता करने के लिए हमें डिफरेंट, आगे हम रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेंगे उसके डिफरेंट रेशियोज को यूज करेंगे उसकी सोल्वेंसी को पता करने के लिए। सोल्वेंसी क्या होती है कि एक फर्म अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर सकती है या टाइम पर पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती है। नेक्स्ट,
टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता करने के लिए। मान लीजिए आपकी सोल्वेंसी रेशियो बहुत अच्छी है, आपकी लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है आपकी कंपनी की। वो टाइम पे अपने सारे डेट्स पे कर सकती है, टाइम पे इंटरेस्ट पे कर सकती है, टाइम पे डिविडेंड पे कर सकती है। नेक्स्ट टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स, क्या कर सकते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हेल्प से अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। मीन्स जैसे देखिए हम क्या करते हैं अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने मान लीजिए अपनी कंपनी की एक्स लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, यहाँ पर उसकी बैलेंस शीट रख ली और यहाँ पर हमने बैलेंस शीट रख ली वाई कंपनी की, और हम दोनों की सभी टर्म्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ हम किस पॉइंट में हम उनसे स्ट्रॉन्ग है और किस पॉइंट में हम उनसे वीक है। नेक्स्ट टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, वही पॉइंट आ गया फिर से क्या, ये देखने के लिए हम डिफरेंट रेशियो निकालते हैं आगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, आगे रेशियोज वाले चैप्टर में अच्छे से डीप में पढ़ेंगे हम उनमें। तो क्या होता है उससे हम पता कर पाएंगे कि हम टाइम पे अपनी इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। अगर हमारे पास देखते हैं हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, हमारे पास कैश बहुत है, तो हम टाइम पे अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, अच्छे डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो वो सब हमें किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से ही पता चलता है। नेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, ट्रेंड, आगे ट्रेंड एनालिसिस आता है जिसमें हम क्या करते हैं अपनी डिफरेंट ईयर्स की ले लेते हैं, जैसे 2011 ले लिया, 12, 13 और 14, इसमें जो एक ईयर को बेस मान लेते हैं सभी आइटम्स को और उससे कंपेयर करके अपनी सब पता चल करते हैं कि हर साल हमारे क्या क्या आइटम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ट्रेंड पता चल जाता है कि बढ़ने का ट्रेंड है या घटने का ट्रेंड है। टू जज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, अब देखिए मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा, अगर हमारी जो कंपनी है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसकी सोल्वेंसी अच्छी है, उसकी लिक्विडिटी अच्छी है, इट मीन्स क्या, आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तभी क्या हो रहा है, कंपनी की कंडीशन अच्छी है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो ये आपकी क्या करता है, जज करता है मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को। टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, आपके क्या करते हैं ये मैनेजमेंट को देखिए, आपके सारे जितने भी डिसीजंस होते हैं, आगे मान लीजिए अब आपको डिसीजन लेना है कि हमें एक नई डिवीजन खोलनी है या फिर क्या करनी है, हमें अपने नेक्स्ट ईयर अपने सेल्स के टारगेट डबल करने हैं, तो उससे क्या हो, उसको कैसे पता चलेगा, वो डिसीजंस कैसे ले मैनेजमेंट, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे अभी कि पीछे से अभी तक हमारा ट्रेंड क्या है, हमारे प्रॉफिट अभी बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं तो किस रेट से बढ़ रहे हैं, हमारे पास इनफ कैश है या नहीं है, तो उसके लिए वो करंट रेशियोज देखेगा, अपनी लिक्विडिटी रेशियो देखेगा, सोल्वेंसी, तो वो सब क्या करते हैं एनालिसिस करने के बाद ही वो मैनेजमेंट क्या करता है डिसीजन ले पाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में, उनको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा के। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब किस लिए यूज करते हैं आप अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस को, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों एनालाइज करते हैं, उनके क्या यूजेस हैं। फॉर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अभी मान लीजिए अगर आपको किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना पैसा लगाना है, तो आप पहले ये तो देखेंगे ना कि आपका पैसा सेव है ना, आपको टाइम पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपको जो पैसा मैच्योर होगा तो आपको अपना पैसा रिटर्न मिल जाएगा ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्म की वही लिक्विडिटी चेक करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो के द्वारा उसकी सोल्वेंसी देखते हैं कि टाइम पे आपको अपना पैसा वापस तो मिल जाएगा ना। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, ऐसे ही क्रेडिट डिसीजन के लिए, अगर आपको किसी बैंक को कंपनी को क्या करना है, क्रेडिट देना है, क्रेडिट पैसा देना है, तो वो उसकी क्या करेगा, क्रेडिटेबिलिटी देखेगा कि वो टाइम पे पैसा पे तो कर, रिटर्न तो कर देगी ना। नेक्स्ट फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजंस लेने के लिए कैसे, फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजंस मीन्स इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा क्या कर देना है, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, और कितना हिस्सा हमें एज अ रिजर्व अपनी कंपनी में सेव करके रखना है। तो आपके डिविडेंड डिसीजन में भी फाइनेंशियल एनालिसिस आपकी हेल्प करता है। टू एस्टिमेट ट्रेंड ऑफ द बिजनेस, अब आप क्या करते हैं, आगे ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि हाँ मेरे प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे अपनी फर्दर प्लानिंग कर पाऊंगा, मैनेजमेंट आगे अपने फर्दर डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये थे आपके क्या यूजेस ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, देखिए सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं आपस में वही रिलेट करते हैं, सबका मेन वही क्या है, फाइनेंस एनालिसिस का एक मेन फायदा वही क्या होता है कि आपको एक डीप एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन देते हैं कंपनी की डिफरेंट कंडीशंस के बारे में, उसकी सोल्वेंसी, उसकी लिक्विडिटी के बारे में, और वही डिफरेंट पार्टीज को, मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को हेल्प करती हैं डिसीजंस लेने में। ठीक है, तो देखो डिटेल में देख लेते हैं अच्छे से। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट के लिए कैसे सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारी कंपनी में डिसीजंस लेने होते हैं। आपको मान लीजिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एज अ डिविडेंड, कितना रिजर्व करके रखना है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि कंपनी में प्रॉफिट हर साल बहुत बढ़ रहा है, तो आपने डिसीजन लिया कि नेक्स्ट ईयर हम अपनी सेल डबल कर देंगे, तो उसके लिए हमें पैसा भी ज़्यादा चाहिएगा, तो ये मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि हाँ हमें रिजर्व में पैसा सेव करके रखना है इन स्पाइट ऑफ गिविंग इट टू द शेयर होल्डर एज अ डिविडेंड। ठीक। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर। एज ए इन्वेस्टर्स के लिए कैसे सिग्निफिकेंट होता है ये आपका, अगर एक इन्वेस्टर कौन होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये देखना होता है कि वही टाइम पे वो आपकी पेमेंट कर सकते हैं या नहीं, टाइम पे आपको इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड वो पे कर पाएंगे या नहीं। तो इसी के लिए भी वो क्या करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, आपकी देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो फाइंड आउट करते हैं, आपकी लिक्विडिटी रेशो फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही क्रेडिटर्स देखते हैं कि टाइम पे आप उनका पैसा वापस कर पाओगे या नहीं, वो आपको उधार सामान दे रहे हैं किस बेस पे देंगे, वो आपको क्रेडिटेबिलिटी चेक करेंगे पहले आपकी कि आपके पास इनफ कैश है ना कि आप टाइम पर उनका पैसा पे कर पाओ। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस टू गवर्नमेंट। सिग्निफिकेंस टू गवर्नमेंट कैसे हुई, गवर्नमेंट किस लिए देखेगी, देखें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी कितने प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर आप सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो क्या कर सकती है, आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकती है, सेस लगा सकती है, टैक्स आपकी बढ़ा सकती है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप इनफ प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो वो आपको कुछ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर सकती है ताकि इससे आपकी हेल्प हो जाए अपने बिजनेस को आगे चला सके। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कैसे होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मान लीजिए जैसे बैंक्स हैं आपके, वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या देखेंगे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि हाँ आपके पास इनफ आपकी कैपेसिटी है ना कि आप टाइम पे अपनी बैंक का पैसा वापस कर पाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही सिग्निफिकेंस फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज देखते हैं, एम्प्लॉयज आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि अगर कंपनी में इनफ प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं, उसी के हिसाब से फिर वो आगे अपने एक्स्ट्रा बोनस के लिए अपनी क्या करने के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो उन सब के लिए भी फाइनेंशियल एनालिसिस इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही सिग्निफिकेंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज। अगर आप क्या करते हैं, कुछ जैसे आपके अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी है और आपने पब्लिक इश्यूज अपने शेयर्स किए हुए हैं, तो आपके मार्केट प्राइस क्या होता है डिटरमाइन करना होता है शेयर्स का। तो स्टॉक एक्सचेंज आपका जो आपके शेयर्स के मार्केट प्राइस किस पर करेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके ही करेगा। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, आपकी शेयर्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट आता है आपकी टैक्सेशन अथॉरिटी। ऐसे ही टैक्सेशन अथॉरिटी चेक करेगा कि हाँ आप टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे कि कंपनी में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, उस प्रॉफिट के हिसाब से कितना टैक्स बनता है और आप टाइम पर वो टैक्स पे कर रहे हैं नहीं। ऐसे ही रिसर्चर्स जो डिफरेंट कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको भी डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने में आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, अब आप कह रही है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब देखिए आपकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो लिमिटेशंस हैं, जितनी भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस पढ़ी है, आप विंडो ड्रेसिंग होती है आपकी, क्या होता है इसमें क्वालिटेटिव टर्म्स को इग्नोर किया जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को लिया जाता है।
तो आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस होती है, मान लीजिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही कुछ गड़बड़ है, वही गलत तैयार की गई है, उसमें उन्हीं को तैयार करते वक्त कुछ गलतियां की गई है, तो वो आपकी फिर एनालिसिस भी उसी हिसाब से आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपने जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें आपने जो असेट्स है वही गलत दिखाई है, ठीक, तो अब आप जब एनालिसिस करेंगे उसको, जब रेशियो निकालेंगे, मान लीजिए आपने करंट रेशियो निकाला तो उसमें आपकी जब असेट ही गलत है तो वो रेशियो भी गलत ही आएगा। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। देखिए विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग होता है जब अपने बेनिफिट के लिए जब अपने बेनिफिट के लिए अकाउंटेंट या मैनेजर अपनी फिगर्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए फिगर्स को चेंज कर देते हैं, तो वो होता है आपका विंडो ड्रेसिंग। देखिए क्या कह रहे हैं कि सम सॉर्ट ऑफ विंडो ड्रेसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कवर अप बैड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द ईवर ऑफ अकाउंटिंग डाटा। फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, वो आपने जो फाइनेंशियल ईयर के मान लीजिए एंड में परचेजेस की, वो परचेज आपकी शो ही नहीं करते। किस लिए? अगर परचेज शो नहीं करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा शो होंगे, और ज़्यादा प्रॉफिट शो होंगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। नेक्स्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन प्राइस लेवल। नेक्स्ट क्या होता है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जब बनाते हैं तो आप अपने प्राइस लेवल को कंडीशन को कंसीडर कर नहीं चलते। कैसे? मान लीजिए आज आपने 1 लाख रुपए की सेल की, ठीक, अब 2 साल बाद आपने क्या किया, 1,10,000 रुपए की सेल की, लेकिन इस 2 साल में आपकी प्राइस लेवल ही बढ़ गया है। जो चीज आपको उस टाइम 1 लाख की मिल रही थी वो चीज ही अब आपको 1,10,000 की मिल रही है, तो आपकी इसका क्या हुआ, सेल्स में कोई आपकी अगर रियल फिगर में देखें तो आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई है, जस्ट क्या है आपका प्राइस इफेक्ट है। लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो इस चीज को लेकर नहीं चलता, आपके प्राइस लेवल के चेंजेस को नहीं दिखाता। नेक्स्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब कई बार क्या होता है कि आपकी फर्म किसी ईयर अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज फॉलो कर रही होती है, किसी ईयर अलग। मान लीजिए जैसे डेप्रिसिएशन है आपका, ठीक है, डेप्रिसिएशन आपने फर्स्ट ईयर किया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नेक्स्ट ईयर आपने किया कि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं हम। तो आपकी जब डिफरेंट प्रोविजंस यूज किए जा रहे हैं, डिफरेंट पॉलिसीज यूज की जा रही है, तो उनको कंपेयर करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, और जो उनसे फिगर निकल के आती है वो क्या हो जाती है, ट्रस्टवर्दी वो नहीं होती। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिस्ट। जो एनालिस्ट होता है आपका, जो एनालाइज कर रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कई उसकी पर्सनल बायस की वजह से भी क्या हो जाती है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या जो एनालाइज करते हैं वो क्या होती है, ट्रस्टवर्दी नहीं रहती। देखिए जैसे क्या होता है, अगर मान लीजिए कुछ जो आपके मैनेजर होते हैं वो आपकी जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो सिर्फ क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेकर चलते हैं, कोई क्या कर लेते हैं आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकर चलता है। ऐसे ही कभी क्या होता है जब कैपिटल एम्प्लॉयड लेकर चलते हैं हम, ठीक, तो कोई मैनेजर उसको क्या करता है, सिर्फ शेयर होल्डर कैपिटल मीन्स आपकी शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को लेकर चलता है। और कभी कभी कोई मैनेजर क्या करता है, उसको आपकी शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दोनों को मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड लेकर चलता है। तो इफेक्ट करता है ये पर्सन टू पर्सन पर कि वो और उनकी नॉलेज पर कि वो किस तरीके से फिगर को लेकर चलते हैं। तो उसमें भी जो आपकी जो रिजल्ट आते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो आपका डाटा होता है, जितना भी आप एनालाइज करते हैं वो सब किस पे होता है, पास्ट का होता है, और हमें फोरकास्टिंग किसकी करनी होती है, फ्यूचर की, और फ्यूचर क्या है आपका अनसर्टेन। तो पास्ट की फिगर्स पर जो बेस होकर डिसीजन लिए जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम हो फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर हमेशा आपका क्या होता है, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नेक्स्ट लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसमें क्या कहता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्वालिटेटिव टर्म्स को तो लेकर ही नहीं चलती, जैसे आपके मैनेजर की एफिशिएंसी है, आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो वो उन चीज़ों को नहीं लेकर चलती, तो उस चीज़ की भी इसमें क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट कह रहा है लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप एक ही साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, मीन्स मान लीजिए आप अपनी क्या कर रहे हैं,
अपनी सेल्स को क्या कर रहे हैं, सेल्स से कंपेयर कर रहे हैं अपनी डिफरेंट चीज़ों को, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक, अपनी किस चीज़ को, प्रॉफिट्स को, अपनी ऑफिस एक्सपेंसेस को। तो क्या वो सिंगल ईयर की फिगर है, नेक्स्ट ईयर फिगर फिर चेंज हो सकती है, या कोई अलग सिचुएशन आ सकती है जिससे एक ईयर के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, नेक्स्ट ईयर वो सेम सिचुएशन नहीं होगी। तो एक सिंगल ईयर की जो एनालिसिस है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी आपकी कंपैरेटिव कई 2-3 सालों की मिलाकर होती है। ठीक है, तो ये थी आपका कंप्लीट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर पार्ट्स करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।